अगर आप क्लास 10 में हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार नहीं जानते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर कटना तय है। तो आइए आज की वीडियो में इसे क्लियर करते हैं हमारे प्यारे बच्चे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अरबाज सर है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 जो कि एग्जाम में आएगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का करने वाले हैं। क्लास 10 के लिए जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं, जो बच्चे 2027 में एग्जाम लिखेंगे, उन्हीं के लिए स्पेशल ये वीडियो होने वाला है। तो आइए हमारे प्यारे बच्चे इनको समझते हैं। तो आज का लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, तो हमारे प्यारे बच्चे इस लेक्चर में सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टोटल हम सभी को 5 प्रकार सीखना है, जिनमें से सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, पेशेंस रखें, मैं अभी इसको क्लियर करता हूं। दूसरा हमारे प्यारे बच्चे वियोजन, इन्हीं को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा हमारे प्यारे बच्चे विस्थापन का दूसरा भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5वां नंबर में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। जब ये क्रिया साथ साथ होती है तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए ना एकदम गोली की तरह भाई आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ठीक है ना। मेरे पास गन है भाई, ये वाला गन है, ठीक ना। आइए हमारे प्यारे बच्चे क्या होता है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, सुनेंगे बात को, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। जी हां, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसी को हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि मान के चलो हमारे प्यारे बच्चे A+B, ठीक ना, A+B ये सब अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो आपको मैंने बतलाया था इसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। लेकिन जब A+B आपस में मिलेगा तो क्या निर्माण करेगा भाई साहब, AB बनेगा। और इसी को हमारे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, बोलेंगे सर उत्पाद। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का, यहां सुनेंगे जो वर्ड आपको याद रखना है, एकल मतलब अकेला, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर हमारे प्यारे बच्चे एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां पे समझाया है, A+B मिलकर के 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हमारे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा ना। तो एक दिल बना दो भाई, लाइक और कमेंट भी कर दो। हमारे प्यारे बच्चे इसी को सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं, इसी का एक और भाषा है ना। आप दोनों परिभाषा में कोई एक लिख सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक, यहां पे तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है, संयोग मतलब आपस में अभिक्रिया जब करते हैं करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको यह संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। यहां पे एकल उत्पाद का निर्माण होता है। आइए हमारे प्यारे बच्चे संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे कि यहां पे पहला उदाहरण है कि कार्बन, देख पा रहे हैं आप, कार्बन हमारे प्यारे बच्चे कोयला को कहते हैं। और कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। दुनिया में कोई भी पदार्थ होता है ना, उसे भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाते हैं। कार्बन को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं हमारे प्यारे बच्चे, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो कोयले को अगर जलाते, कोयले का दहन एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। कोयला जो होता है भाई सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन जो होता है गैसियस मतलब गैस के रूप में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जलाने के बाद जो बनता है वो भी गैस अवस्था में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभिकारक में कौन कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद उत्पाद में क्या बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एकल उत्पाद। इसी प्रकार हमारे प्यारे बच्चे जल का निर्माण आप शुरू से जान रहे हैं कि जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने
से। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब संयोग करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद पानी का निर्माण करते हैं। तो यहां पे अभिकारक में कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन है हमारे प्यारे बच्चे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एकल उत्पाद यहां क्या बन रहा है? बिल्कुल जल बन रहा है बच्चे, जल बन रहा है। तो इस प्रकार यहां पे हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का। चलिए आपको ये एग्जांपल याद होगा, आपको एग्जाम में अगर आएगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, आप परिभाषा लिख करके कम से कम 2 यहां पे हमारे प्यारे बच्चे आप रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन नहीं लिखते हैं ना, अभिक्रिया नहीं लिखते हैं, तो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां पे हम लोग समझेंगे संयोजन अभिक्रिया की विशेषता। संयोजन अभिक्रिया की क्या विशेषता है? हर इंसान की, हर एक पदार्थ की अपनी एक विशेषता होती है। देखते हैं संयोजन अभिक्रिया की क्या विशेषता है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की विशेषता की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अक्सर ऊष्माक्षेपी होती है। संयोजन अभिक्रिया हमारे प्यारे बच्चे ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी इसका मतलब जब ये अभिक्रिया हो रहा होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा होता है। जी हां, ऊष्मा निकल रहा होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है ना। अभिकारक तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं, मतलब ए और बी जो आपस में अभिक्रिया करता है, ये तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, मिल करके क्या बनाएंगे भाई? ए बी एकल उत्पाद बनाएंगे। ये अभिक्रियाएं प्राकृतिक में व्यापक रूप से पाई जाती है। हमारे इस प्राकृतिक में इस तरह का अभिक्रिया बहुत सारे देखने को मिलता है, जैसे कि यहां पे कार्बन का जो दहन करवाए थे वो भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया था, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था। उसी प्रकार हमारे प्यारे बच्चे जंग लगना, जैसे कि आप जानते हैं लोहे में जो जंग लग जाता है वो भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है। श्वसन, आप हमारे प्यारे बच्चे जानते हैं जैसे कि आप श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर से क्या निकालते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी भाई संयोजन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है ना। तो यहां पे एक वर्ड आया था ऊष्माक्षेपी, इसके बारे में हम लोग हमारे प्यारे बच्चे बात करेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? नाम में लिखा हुआ ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब निकलना। अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, उसी को हमारे प्यारे बच्चे क्या कहेंगे भाई साहब? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है भाई, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे CH4 है, CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं। अब ये मीथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भाई कोई भी गैस हो या कोई पदार्थ हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जब ये मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो देख लो भाई साहब क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल बना रहा है। लेकिन हम लोग को ऊष्माक्षेपी में क्या जानना है भाई? जब पदार्थ का यहां पे जब पदार्थ का दहन करवा रहे हैं, मीथेन गैस दहन कर रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? ऊर्जा या फिर ऊष्मा। क्या मिल रहा है भाई? ऊर्जा या फिर ऊष्मा। और जहां पे ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण होता है उसी को हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बिल्कुल हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एग्जाम में यदि आए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है तो आप लिखेंगे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसी को कहते हैं क्या हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहां पे संयोजन जो है भाई एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहां पे दिखलाता है। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर पे बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब ये वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? इसी वियोजन को हम लोग हमारे प्यारे बच्चे अपघटन के नाम से जानते हैं। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हमारे प्यारे बच्चे कहता है, अगर आप संयोजन अभिक्रिया को समझे होंगे ना, उसी का उलट है भाई साहब। हाँ समझ गए, वहां पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा था। तो यहां पे क्या होगा? एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को कहेंगे क्या हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। चलिए आइए समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, जी हां एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, जी हां वही। यहां पे होगा क्या?
भाई AB ये अभिकारक है, इसको शायद भाई इसको अभिक्रिया करवाने के लिए उष्मा के रूप में गर्मी दिया जा सकता है, प्रकाश के रूप में, विद्युत के रूप में। मान लो इसको गर्म किया गया, ठीक ना, अभिक्रिया करवाने के लिए, तो ये टूटेगा किसमें? A प्लस B में। तो एकल उत्पाद टूटेगा 2 या 2 से अधिक, एकल अभिकारक टूटेगा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, ठीक ना। आइए यहां पे देख सकते हैं वही चीज लिखा हो जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, उसी को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि AB जब टूटा तो क्या बना? A प्लस B। अब हमारे प्यारे बच्चे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि यहां FeSO4 है। क्या भाई साहब? FeSO4। FeSO4 को क्या कहते हैं? तो FeSO4 को कहते हैं फेरस सल्फेट। ये जो FeSO4 होता है ना, फेरस सल्फेट, ये एक्चुअली में ये भाई साहब हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरा रंग का। लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है, इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं हमारे प्यारे बच्चे, रिएक्शन करने के लिए उष्मा देना पड़ता है, तो बनता है Fe2O3, साथ में निकलता है सल्फर 2 है तो डाई, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में भाई SO3, 3 का मतलब ट्राई, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस निकलता है। तो एक बच्चे ने पूछा सर इसका रंग होता है हरा, तो इसका रंग कैसा होता है? तो भाई Fe2O3 जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का रंग जो होता है भाई साहब लाल और भूरा होता है, और ये ठोस पदार्थ है भाई साहब। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया SO2 और SO3 कैसा होता है भाई? रंगहीन। रंगहीन का मतलब जिसका कोई रंग नहीं हो, जिसका कोई रंग नहीं हो, ठीक ना। तो SO सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये सब रंगहीन गैस होती है। तो आपको यहां पे ये समझना है कि एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को कहते हैं वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। हमारे प्यारे बच्चे जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी भाई नहीं जाएगा, यहीं से सारा भाई आपका प्रश्न निकल जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया FeSO4 जब टूटता है तो बनता Fe2O3, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब गैस होता है। अगर अवलोकन करें फेरस सल्फेट किस रंग का था? ये हरा रंग का था क्रिस्टल। गर्म करने पर भाई उसका रंग बदल जाता है। कैसा हो जाता है भाई? Fe2O3 का रंग कैसा था भाई साहब? लाल भूरा रंग का हो जाता है। रंग में परिवर्तन हो गया, रंग बदल गया ना, ये कैसा हो गया? लाल और भूरा रंग का हो जाता है। और ये खुद पहले कैसा था भाई साहब? हरा था। उसके बाद किसका निर्माण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। एक बच्चे ने पूछा कि सर इसका गंध कैसा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे यह ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र व विशिष्ट गंध आती है, ठीक ना। यह एक वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि एक अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। आई होप, मुझे ऐसा विश्वास हमारे प्यारे बच्चे आपको बहुत मजा आ रहा होगा। बच्चे कभी कभी करते क्या है, टीचर की बातों को नजरअंदाज करते हैं। 99% बच्चे टीचर की बातों को नहीं सुनते हैं और लास्टली जब उसको समझ में नहीं आता है तो टीचर के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। टीचर को ब्लेम लगाने से पहले हमारे प्यारे बच्चे अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या आप स्कूल में है ना अच्छे से टीचर की बात को सुनते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसलिए आप अच्छे से समझ नहीं पाते। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को समझाया नहीं जाता है, उस कंडीशन में मैं आपको गलत नहीं कह सकता हूं। आइए हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया की विशेषताएं, ठीक ना। एकल अभिकारक यहां पे है ना टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। यह ऊर्जा अवशोषित करती है। वहां पे क्या था भाई साहब? ऊर्जा को क्या कर रही थी? निकाल रही थी। कहां पे भाई साहब? संयोजन में। वियोजन में क्या होती है? ऊर्जा लेती है अभिक्रिया करने के लिए। क्या भाई साहब अभी आपको याद होगा पीछे हम लोगों ने क्या किया? FeSO4 फेरस सल्फेट को हमने भाई अभिक्रिया करवाने के लिए इसको गर्म करा था। क्या करा था? गर्म करा। हमारे प्यारे बच्चे यहां पे क्या होता है? अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा अवशोषित करती, मतलब ये ऊर्जा लेती है। ऊर्जा किस रूप में? उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, विद्युत के रूप में ये क्या लेती है भाई? ऊर्जा लेती है। अधिकांश वियोजन जो अभिक्रिया होती है वो उष्मा शोषी होती है। उष्मा शोषी का मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा लेगा, उष्मा लेगा, उसी को बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया।
अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का अवस्था बदल सकता, अवस्था का मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस। रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन हो सकता है, जो कि हम लोग पहले ही में ये सब पहला लेक्चर में सीखे थे। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये सभी परिवर्तन देखने को मिल सकते, अवस्था, रंग और गंध में परिवर्तन। हमारे प्यारे बच्चे बी यहां पे जो है ऊष्मा शोषित जो यहां पे टॉपिक आया था, आइए इसको समझते। मैंने आपको ये बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा, ऊष्मा को लिया जाएगा, तो उसी को कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा लिया जाता है, उसी को कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस प्रकार आप यहां देख रहे हैं, ये हमारे प्यारे बच्चे सिल्वर क्लोराइड है। क्या है भाई साहब? सिल्वर क्लोराइड। अब ये भाई साहब अभिक्रिया कब करेगा? जब ये ऊष्मा लेगा। ऊष्मा किस रूप में ले रहा है भाई साहब? तो हमारे प्यारे बच्चे ये प्रकाश के रूप में लेता है। जब इसको प्रकाश मिलता है तो ये टूट जाता है, Ag प्लस Cl2 में, Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या भाई साहब? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा करने के लिए ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है कि वियोजन का मतलब एकल टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करना। तो एग्जाम में आता है कि प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन क्या है। तो नाम में लिखा हो प्रकाशीय वियोजन, मतलब वैसा वियोजन जब वियोजन मतलब कि एकल टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेगा, लेकिन टूटने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। उसी को कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक ना? टूटने के लिए प्रकाश चाहिए। जिस प्रकार सिल्वर क्लोराइड को अभी तुरंत मैंने बताया भाई, प्रकाश चाहिए। जब इसे सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये टूट जाता है, Ag प्लस Cl2। उसी प्रकार आप सेकेंड उदाहरण याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। भाई जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये टूट जाता है, Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2 ब्रोमीन। ठीक ना? ब्रोमाइड। चलो आ जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाशीय वियोजन आपने देख लिया। आइए हमारे प्यारे बच्चे अब हम लोग समझेंगे ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन मतलब एकल टूटेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा तो वियोजन, लेकिन उसको टूटने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा। भाई कभी कभी डिफिनेशन जो होता है नाम में ही छिपा हुआ होता है। किसमें? नाम में ही छिपा हुआ है। जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है तो उसे भाई ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में यह है कैल्शियम कार्बोनेट। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हमारे प्यारे बच्चे बोलते हैं चूना पत्थर। इसी को कहते हैं चूना पत्थर। अब जब इस चूना पत्थर को ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा का पहचान ये त्रिभुज होता है। जब भाई सब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दिया जाता है, गर्मी दिया जाता है, तो ये टूट जाता है। किसमें टूटता है भाई साहब? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं हम लोग, हमारे प्यारे बच्चे याद रखना आपको सब नाम, बिना बूझा चूना, और साथ में हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देख पा रहे हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के लिए गर्मी चाहिए और साथ में क्या बन रहा है भाई साहब? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, ये को गर्म करने पर या कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इसको कौन सा वियोजन कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। आइए हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा टॉपिक है प्रकाशीय वियोजन। किसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन? आप जरूर हमको कमेंट में भाई बताएं कि ये विद्युतीय वियोजन क्या है। किसे कहते हैं विद्युतीय वियोजन? नाम में लिखा हो वियोजन, एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसको बोलेंगे वियोजन। लेकिन तोड़ने के लिए ऊर्जा किस रूप में चाहिए? विद्युत के रूप में, उसी को बोलेंगे विद्युत वियोजन। आइए इसको पढ़ते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी को मालूम होगा, हमसे एक बच्चा प्रश्न किया, क्या सर H2O को तोड़ सकते हैं?
H2O मतलब पानी को हम बोले नॉर्मली नहीं तोड़ सकते, तो सर कैसे तोड़ सकते हैं? हमने बोला जब आप पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, जब आप H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो पानी टूट जाता है H2 प्लस O2 में। हाँ भाई साहब, जब आप पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, करंट प्रवाहित करते हो तो पानी टूट जाता है, किस में? H2 और O2 में टूट जाता है भाई साहब। तो पानी को तोड़ दिए H2 और O2 में, कैसे? विद्युत वियोजन के द्वारा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। ये क्या होता है सक्रियता श्रेणी? इनके बारे में आपको आगे के चैप्टर में जानना हमारे प्यारे बच्चे, लेकिन इसका इस्तेमाल है आगे की जो कंसेप्ट है उसमें इस्तेमाल है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि यहां पे तत्वों को एक समूह में रखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर वाले जो तत्व है वो अधिक अभिक्रियाशील है, और जो नीचे वाले तत्व है सबसे कम अभिक्रियाशील है। जो अधिक अभिक्रियाशील है उसको ऊपर रखा गया है, जो कम अभिक्रियाशील है उसको नीचे रखा गया है। मतलब जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा, उसके पास ये क्षमता होता है किसी को विस्थापित करने का। विस्थापित मतलब किसी को मार के हटाने का। आप देखते नहीं है, आपके क्लास में ऐसा देखने को मिलता है, जो बच्चा थोड़ा ताकतवर होता है वो हमेशा कमजोर को सताता है। आप तो ऐसा नहीं करते हो ना? बिल्कुल नहीं करोगे बच्चे, वो भी तो स्टूडेंट आपका मित्र है, तो उसको क्यों सताना भाई? आप समझदार हो ना। आइए हमारे प्यारे बच्चे, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील को मारकर भगा देता है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चे, पोटेशियम और सोडियम में सबसे अधिक क्रियाशील कौन? तो पोटेशियम। मैग्नीशियम और भाई आयरन में अधिक क्रियाशील कौन? तो मैग्नीशियम। और भाई आयरन और सोना में अधिक अभिक्रियाशील कौन? आयरन। ठीक ना? तो यहां पे ये अभिक्रियाशीलता को लिखा हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड। ठीक ना? इसको आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है। तो मेरा ये खुद का ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने खुद से बनाया है। आप जरा ट्रिक को देख करके याद करेंगे। क्या भाई ये सक्रियता श्रेणी है क्या? सक्रियता श्रेणी के ट्रिक को याद करने के लिए आप सबसे पहले नाना जी को जानेंगे। एक नाना जी है हमारे, और वो नाना जी जो है ना, ऐसे है भाई साहब कि उनसे अगर कुछ भी मांग लो गुस्सा हो जाते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। उससे कोई चीज मांगना मतलब भाई मार खाना। तो कोई बोल रहा है यहां पे भाई साहब, कौन नाना का मांगा आलू? कौन मांगा नाना का आलू भाई? कौन नाना का मांगा आलू? मत मांगो नाना से। अब आगे थोड़ा स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। पति जो है अपनी पत्नी से कहता है, पति जो है अपनी पत्नी से कहता है क्या? जान फिर पड़ा है कुकुर HG अग्रवाल ऑस्कर। क्या? जान फिर पड़ा PB है कुकुर HG अग्रवाल AG ऑस्कर AU। हाँ, जान फिर पड़ा है कुकुर HG अग्रवाल ऑस्कर। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये हमारे क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन? पोटेशियम। ये इतना क्रियाशील है हमारे प्यारे बच्चे कि भाई ये हवा में ही छोड़ दो वहीं पे भी क्रिया कर जाता है, पानी में फेंको पानी में आग लग जाता है। लेकिन देखो भाई, सोना इतना कम क्रियाशील है जिसका इस्तेमाल औरतें जेवर पहनने में करती है, महिलाएं जेवर पहनने में करती है। हम लोग चांदी का इस्तेमाल रिंग पहनने में करते हैं। ठीक है ना? आइए हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम लोगों को समझना है विस्थापन अभिक्रिया। ये तीसरे नंबर पे है शायद, ये तीसरे नंबर पे है। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है भाई साहब? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस आकृति को पहले समझो। यहां पे बहुत अच्छा प्यारा सा रिश्ता चल रहा है। अभी ये लोग दोनों बहुत खुश मस्त मिजाज में लैब को जी रहे हैं। एक ताकतवर इंसान आता है और ये लोग भाई किस्मत को खराब कर देता है। कैसे करता है देखते हैं। ये ताकतवर आकर बोलता है बात से मानोगे या लात से? मैं ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ये बोलता है हमारे प्यारे बच्चे बात से मानेगा ससुरा के बात से कि लात से। तो ये सोचता है लात क्यों खाने जाए, ऐसे भी पूरा भाई बॉडी सॉडी बना कर आया है, जाना पड़ेगा।
अब ये यहां से हट जाता है, क्यों? अधिक ताकतवर, अधिक क्रियाशील, कम को मार के भगा दिया। देखो, ओहो, बहुत अच्छा रिश्ता। ये बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी खूब बॉडी सॉडी बनाकर आएंगे, अब फिर तुमको भगाएंगे। देखो ये बंदा एकदम गुस्से में लाल होकर के जाता है, जिम ज्वाइन करता है भाई, 2 साल के अंदर अपना बॉडी को एकदम, देखो इसका बॉडी, अरे बाबा ये तो सांड बन गया, सांड बन गया भाई साहब। अब बताओ, ये जब इसके पास जाएगा तो ऑटोमेटिक इसको छोड़कर भागना पड़ेगा। तो क्रियाशीलता का मतलब कुछ ऐसा ही यहां पे है कि ए मान के चलो भाई यहां अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, ये अधिक क्रियाशील जो है ये बी को मार करके भगा देगा। जब ये भागेगा तो भाई ए किसके साथ, सी के साथ, बी तो भाग गया बाहर। तो विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे प्यारे बच्चे, आयरन और यहां पे कॉपर सल्फेट है, आयरन और कॉपर सल्फेट। तो आयरन जो होता है ठोस अवस्था सॉलिड में होता है, तो आयरन और कॉपर की अगर तुलना करें तो आप सक्रियता श्रेणी में देख सकते हैं आयरन की क्रियाशीलता अधिक, कॉपर की कम। तो आयरन जो है कॉपर को मारकर भगा देगा। तो भाई साहब आयरन जो है कॉपर को मार के भगाएगा और खुद यहां पे बैठ जाएगा, तो बनाएगा क्या, आयरन सल्फेट। और कॉपर को भगा दिया, कॉपर रो रहा है, मम्मी हमको मार के भगा दिया। चलो आ जाओ हमारे प्यारे बच्चे, अभी तो जो हम लोग अभिक्रिया देखें, आयरन जो है ये दिख रहा है आप लोगों को, किल क्या करते हैं, जो कॉपर सल्फेट का विलेन होता है ना हमारा, ये नीला रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है। जब इसको हम लोग इसमें डालते हैं, आयरन को इसमें डालते हैं, तो होता है क्या है, अभिक्रिया होता है अंदर में। और हमारे प्यारे बच्चे इस अभिक्रिया में दिख रहा है ना, इसके ऊपर में कॉपर चिपक गया है, और जो हमारा विलियन जो था प्यारे बच्चे ब्लू रंग का था, अब देख सकते हो है ना, लाइट ग्रीन हल्का हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है हमारे प्यारे बच्चे। तो देख सकते हो यहां पर रंग में परिवर्तन हो गया, नीला से हल्का हरा हो गया। तो विस्थापन अभिक्रिया की विशेषता यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन का मतलब एक एकलौता दूसरे एकलौते को मार के भगाता है, दो को मार के नहीं, एक ही को ना भगा रहा है। यह क्रियाशीलता श्रेणी पर निर्भर करता है, बिल्कुल। जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। आइए हमारे प्यारे बच्चे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। अक्सर रंग में परिवर्तन देखने को मिलता दिख ही रहा है, ब्लू से क्या हो गया, हल्का हरा। गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिल सकता है, अवक्षेप का निर्माण भी देखा जा सकता है। और ये अवक्षेप क्या होता है हमारे प्यारे बच्चे, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है भाई साहब ऐसा, मैं आपको बतलाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाई एक सफेद पदार्थ बनता है। क्या बनता है, सफेद पदार्थ, जो कि उस विलयन में अविलय होता है, घुलता मिलता नहीं है, बिल्कुल घुलता मिलता नहीं है। वो भाई साहब वो बीकर भी जो है नीचे में तल्ली में आके बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। फिर से एक बार समझना, अवक्षेप क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक अविलय, एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जो विलयन के साथ घुलता नहीं है, और वो बीकर की तल्ली में आके बैठ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे अवक्षेप। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बच्चा बोला सर विस्थापन यहां पे आ गया, क्या फिर अधिक क्रियाशील कम को मार के भागाएगा, नहीं, यहां पे नहीं होगा, यहां क्रियाशीलता श्रेणी पर निर्भर नहीं करता है। तो सर कैसे होगा फिर, पहली बात दिमाग में निकाल दो, क्रियाशीलता श्रेणी पे द्विविस्थापन निर्भर नहीं करता। इसका ट्रिक ये है, ये आयनों का आदान प्रदान, किसका, आयनों का, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, याद रखेंगे ये ट्रिक। क्या होता है इसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयन, अब देखो ये आयन क्या होता है मैं इसको समझाता हूं। केमिस्ट्री की दुनिया में हमारे प्यारे बच्चे आयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं हमारे प्यारे बच्चे ऋण आयन। जी हां, ऋण आयन। अब धन आयन किसको बोलते हैं, जो प्लस में होते हैं। ऋण आयन किसको बोलते हैं, माइनस में। जैसे कि आप देख पा रहे क्लास 9th में पढ़े होंगे कि सोडियम ये धनायन होता है,
और ये जो क्लोरीन होता है ऋणायन होता है, तो जिनके पास प्लस वो धनायन, जिनके पास माइनस वो ऋणायन। और ये दुनिया का दस्तूर है, प्लस हमेशा माइनस के साथ, माइनस हमेशा प्लस के साथ। ये कैपेसिटी ये हम लोग देखते हैं, ऐसा होता है। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही होता है भाई साहब, केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही होता है। यहां पे आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयन या परमाणु के समूह आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो द्वि का मतलब क्या होता है, दो यौगिकों के बीच ये क्रियाक्रम होता है। जैसे कि यहां पे क्या है, ए माइनस में है, बी प्लस में, सी माइनस में, डी प्लस में। तो देखो ए किसके साथ जाएगा भाई साहब, माइनस का प्रॉपर्टी प्लस के साथ, माइनस का प्रॉपर्टी जाने किसके साथ भाई, प्लस के साथ। एक बच्चा बोला अगर मान लीजिए सर ये प्लस रहे ये माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। ये प्लस और ये माइनस बिल्कुल लिख सकते हो। तो भाई ए किसको अपने साथ ले जाएगा भाई, डी को, एडी बन गया प्लस और माइनस। और ये माइनस किसके साथ जाएगा भाई साहब, प्लस के साथ, तो सी बी के साथ मिल गया, क्या बना, सी बी। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, आवेशों का आदान प्रदान होता है। आवेश आयन, आयनों का आदान प्रदान हुआ, उसी को कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पे सोडियम सल्फेट, Na हमारे प्यारे बच्चे प्लस में होता है, ये सल्फेट जो होता है माइनस में होता है। बेरियम हमारे प्यारे बच्चे क्या होता है भाई, 2+ होता है। क्लोरीन ये माइनस में होता है। अब जरा बताओ सोडियम किसके साथ, प्लस का प्रॉपर्टी माइनस के साथ, देखो ये बना है NaCl। अरे समझ में आया, चमका, जी हां। यहां देखो प्लस माइनस के साथ, बेरियम सल्फेट के साथ क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार से जहां आयनों का आदान प्रदान हो उसी को हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं पढ़ते हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं। अभी तुरंत हमने देखा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों हमारे प्यारे बच्चे, देखो दिख रहा है, ये दोनों रंगहीन द्रव होता है, दोनों रंगहीन द्रव होता है, दिख रहा है ना, दोनों रंगहीन है। ये सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। लेकिन जब इनको भाई इनमें मिलाया जाता है, इनको जब इनमें मिलाया जाता है, जब अभिक्रिया होता है तो आपको श्वेत रंग का पदार्थ दिख रहा है, यही है भाई बेरियम सल्फेट। और इसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और ये यहां पे आघुलनशील है, ये घुलता मिलता नहीं है। NaCl जो नमक है इसमें विलयन में घुला हुआ है, जो कि पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन BaSO4 यही आपका क्या है, अवक्षेप है। अवलोकन, दो रंगहीन विलयन दिख रहा है, पर श्वेत रंग का अवक्षेप BaSO4, बेरियम सल्फेट। BaSO4 श्वेत रंग का अवक्षेप अविलय पदार्थ है, NaCl विलयन में घुला हुआ रहता है। विशेषता देख लो, द्विविस्थापन अभिक्रिया की विशेषता क्या है, दो यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। बिल्कुल, आयनों का आदान प्रदान करके द्विविस्थापन अभिक्रिया बनाता है। दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। बिल्कुल भाई साहब, यहां पे जब ये इसके साथ मिला, ये इसके साथ मिला, तो दो नया यौगिक का निर्माण हुआ ना भाई। बिल्कुल, अक्सर अवक्षेप यहां बनता है, अवक्षेप बना ना बेरियम सल्फेट, पता ना भाई साहब, देख यार बेरियम सल्फेट, ठीक है। साथ में गैस या जल का निर्माण भी हो सकता है। देखो द्विविस्थापन जो होता है ना, अधिकांश अभिक्रियाएं जलीय विलयन में होती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया के लिए आपको लिक्विड अवस्था चाहिए, द्रवीय अवस्था, जलीय अवस्था चाहिए। जी हां, अभिक्रिया की गति, द्विविस्थापन अभिक्रिया की जो गति होती है काफी सामान्यतः तीव्र होती है, तेज होती है। क्यों, क्योंकि आयनों का आदान प्रदान होता है। आइए हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब और मजेदार टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम में यहां से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो टॉपिक है हमारा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया देखो हमारे प्यारे बच्चे सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। उपचयन अभिक्रिया मतलब आप एक बात याद रखना, ऑक्सीजन की वृद्धि, जहां भी आपको ऑक्सीजन की वृद्धि होने को दिखे तो भाई अपचयन में क्या होगा, उसका उल्टा, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी है ना, ऑक्सीजन की
कमी या ह्रास, या इसी को कभी कभी टीचर बतलाता है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कमी या ह्रास। जब यहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही तो उल्टा क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का क्या होगा भाई सब, ह्रास होगा, सॉरी हाइड्रोजन का क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक ना। जस्ट इसका उल्टा उपचयन अभिक्रिया क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अपचयन अभिक्रिया क्या, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसी को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। आइए हमारे प्यारे बच्चे समझते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ता है, वृद्धि होता है, या दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। एक बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो, क्लास 10th में आपको बस ये जानना है ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास के बारे में आप हायर क्लास 11th में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पे मैं आपको बतला दूंगा कि ऑक्सीजन के वृद्धि से आप कैसे पहचानेंगे अपचयन या उपचयन को, ठीक ना। तो आपको समझाने के लिए बहुत बेस्ट उदाहरण है, अभी आप देख सकते हैं ये कार्बन मतलब कोयला है हमारे प्यारे बच्चे। अब ये कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे नोटिस कर सकते हैं इस कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन अभी नहीं है, लेकिन जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है यहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, और ऑक्सीजन का वृद्धि करना इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन जस्ट इसका उल्टा, आप यहां देख के समझे, अभी कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कॉपर के पास, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसके पास अभी ऑक्सीजन था लेकिन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके भाई ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ह्रास कर दिया। किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया इसी को बोलते हैं हम लोग उपचयन या अपचयन। उपचयन और अपचयन जब एक साथ देखने को मिले, आपको उपचयन या अपचयन एक साथ देखने को मिले, जब देखो जब भी एग्जाम में रेडॉक्स के बारे आए तो आप एक लाइन याद रखना, उपचयन और अपचयन की क्रिया एक साथ होगा, दोनों एक साथ होगा भाई। कैसे होगा, देखो उदाहरण से समझो। अभी आपने सर मुझे बताया कि अगर ऑक्सीजन, देखो यहां पे अभी ऑक्सीजन है ना, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, मुझे आपने बताया सर ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा तो उसे कहेंगे अपचयन, बिल्कुल अपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था भाई, अभिक्रिया के बाद यहां देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, एक साथ देखने को मिलती है, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दिख पा रहा है ना, जब ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो यहां से ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के पास चला गया, तो इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन कमी हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास, अपचयन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन। तो देखो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, दूसरा अभिकारक अपचयित ऑक्सीजन की कमी, इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जहां पे ये दोनों अगर एग्जाम में लिखना तो मेरी भाषा आप लिख सकते हो। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये वाला उदाहरण दे देना और साथ में ये समझा देना भाई सब, ऐसे से करके एग्जाम में पक्का आपका नंबर आने वाला है। आइए हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स खत्म हो गया, अब हम लोग यहां से भाई रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार था एकदम पूरा ठोक के खत्म कर दिए हैं। हमारे प्यारे बच्चे आपको एकदम बहुत शानदार तरीके समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी तरह का अगर डॉट लग रहा है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट जरूर करेंगे। और आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके सबसे पहले वहां जुड़ जाएंगे और वहां से आप अपने नोट्स को हमारे इस है ना ये जो पीपीटी है इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम लोग हमारे प्यारे बच्चे बात करेंगे संचारण के ऊपर में। ये संचारण नाम का चीज क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे कि कई बार ऐसा होता है आपके पापा जी क्या करते हैं, मार्केट से लोहा लाते हैं
या आयरन स्टील का सामान लाते हैं, एकदम चमकता हुआ रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाहर उसको खुले में रख देते हैं तो उसमें जो होता है ना, लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसको आप लोग जंग कहते हैं। तो पापा बोलते हैं ना कि जंग लगने से पहले बेटा इसमें क्या मार देते हैं, चलो पेंट कर देते हैं, पेंट पेंट पेंट। वो पेंट नहीं भाई, पेंट कर देते हैं। तो पेंट कर देने से क्या होता है, जंग लगने से बचा सकते हैं। संक्षारण का मतलब क्या होता है, धातु जो खराब होता है ना, कैसे खराब होता है, पापा से कभी पूछना कि ये जो जंग कैसे लगता है, बोलेंगे हवा और पानी के कारण, हवा और पानी के कारण। लेकिन आप थोड़ा और विस्तार से सीखें। आइए, संक्षारण, जब कोई धातु अपने पर्यावरण, हमारे इस पर्यावरण में वायु है, आर्द्रता, नमी है, अम्ल आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे जो धातुएं होती है वो नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। या इसी को अब दूसरे लफ्जों में ऐसे लिख सकते हो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे जो आपको दिख रहा है फिगर में कि ये जो लोहा का पदार्थ है, लोहे की जो धातु है, इसके ऊपर में दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है भाई जंग, मतलब ये संक्षारित हो गया। संक्षारित होने से क्या होता है मालूम है, एक लोहा जो है ना जब सड़ जाता है ऊपर से, जंग लग जाता है तो धीरे धीरे ये पतला होते जाता है और एक समय के बाद पूरा का पूरा जो आपका धातु है वो भाई पूरा सड़कर खराब हो जाता है। तो इसी को संक्षारित होने से बचाने के लिए उपाय हम लोग समझेंगे। ये संक्षारित होता कैसे है आप समझ चुके हैं। आइए, संक्षारण का उदाहरण, लोहे में संक्षारण। आप सामान्यतः जानते हैं लोहे में जो संक्षारित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जंग लगना। नई लोहे की वस्तुएं चमकीली होती, जब नया नया मार्केट से खरीद के लाते पूरा चमचमाता हुआ मिलता है, कुछ समय बाद उनकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। दिख रहा है ना, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ गई है। इस परत को ही क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग मुख्यतः आयरन ऑक्साइड होती है। भाई जंग का फॉर्मूला जानना है, सूत्र Fe2O3.XH2O, इसी को हमारे प्यारे बच्चे जंग कहते हैं। अन्य धातुओं में संक्षारण का उदाहरण समझ गए एक चीज भाई, लोहा में जो जंग लगता है उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। कभी कभी आप देखते होंगे चांदी जो है, ये चांदी जो है, चांदी का जो धातु है, इस पे काली परत बैठ जाती है। वो जो काली परत कैसी बैठती भाई, हमारे इस वायुमंडल में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके ये सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तांबा आप देख रहे हैं ना, तांबा भाई, ये तांबा का रंग ऐसा नहीं होता है, इसके ऊपर में हरा रंग का ये क्या बैठ गया भाई साहब, क्या बैठ गया हरा रंग का इसके ऊपर में, तो ये इसके ऊपर में क्या बैठ गया भाई साहब, इसको संक्षारित करने के लिए है ना हरी रंग की परत बैठ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसके जंग को बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एग्जाम में अगर आएगा कि लोहे का रंग जंग लगने के बाद कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। अगर आपसे एग्जाम में चांदी में किस तरह का मतलब किस तरह का रंग हो जाता है संक्षारित होने के बाद, तो काली रंग की परत चढ़ जाती है। तांबा में कैसी परत चढ़ती है, हरी रंग की परत चढ़ जाती है। ये सभी संक्षारण के उदाहरण है। क्या समझ में आया? चमक रहा है हमारे प्यारे बच्चे? एकदम बहुत इत्मीनान और सुकून से समझो, क्योंकि अगर आप एक गुड ऑब्जर्वर नहीं करोगे ना तो आप अपने एग्जाम की भाई अच्छा एग्जाम जाने की तुलना नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, नोट्स बनाए बहुत अच्छी बात, लेकिन आप बार बार उसको रिवीजन करें। अगर हमारा लेक्चर में आपको कहीं डिस्टर्ब होता, नहीं समझ में आता, संडे को इंतजार करेंगे। दूसरी बात, वीडियो को बैक करके फिर से उसको सुनेंगे हमारे प्यारे बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। संक्षारण से होने वाली हानियां, क्या क्या हानियां होती है? धातुओं की मजबूती में कमी आ जाती है। जब खराब होता है तो उसमें कमजोर हो जाता है वो, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। मशीनों और औजारों की आयु घट जाती है। अब एग्जाम्पल दे, अगर धातु जिनको चलना था भाई 30-40 साल, अब वो जंग लगेगा, पेंट नहीं करके रखेंगे तो क्या होगा, सड़क भाई उसका मतलब कह सकते 5-7 साल में वो सड़कर खत्म हो जाएगा। इमारतों, पुलों और वाहनों को क्या होगा, भरपूर नुकसान होगा, क्योंकि भाई उनको बनाने के लिए काफी ज्यादा लोहे की जरूरत पड़ती है ना। तो नुकसान होगा किसको, इमारतों, पुलों और वाहनों को।
आर्थिक हानि होती, पैसे की बहुत हानि होती है भाई साहब। क्योंकि मरम्मत, अगर मान के चलो अगर मरम्मत इमारत में कराए, पुल में कराए, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। या प्रतिस्थापन अगर चेंज भी कर दे, घर दूसरा बनाए, तो कितना खर्च आएगा, बहुत खर्च आएगा। धातु की सतह खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है भाई, उसका रूप और चमक नष्ट हो जाता है। अब जाहिर सी बात, जब ये सड़ेगा तो इसका रूप जो दिख रहा है और चमक सब घट जाएगा। औद्योगिक दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब संक्षारण से होने वाली हानियां हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो संक्षारण से बचाव के क्या उपाय, कैसे हम लोग संक्षारण से बचाव करेंगे, कैसे हम लोग धातुओं को बचाएंगे? तो एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन हमेशा ये आता है। तो पेंट या वार्निश करेंगे। तो पेंट करने से क्या होता है, जैसे कि ये चचा दिख रहे हैं कितना खूबसूरत अपने गेट को ये क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो धातु को हवा और नमी से पेंट बचाता है। तेल या ग्रीस दिख रहा है ना, ये ग्रीस या तेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोहे की सतह पर आप भाई तेल या ग्रीस लगा देंगे, सतह पर सुरक्षात्मक परत बन जाता है। और हवा और पानी भाई तेल के अंदर, तेल के आर पार नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि तेल को अगर पानी में गिराओगे तो तेल भाई ऊपर ही छपल जाता है। दोनों में कड़ा दुश्मनी चलता है, ठीक है ना। गैल्वेनीकरण करेंगे, है ना। ये क्या होता है, लोहे पर, जैसे कि ये मान लो लोहा है, लोहा को क्या करेंगे भाई, जिंक की परत चढ़ाएंगे। जिंक का पूरा यहां दिख पा रहा है आपको, एक द्रव बना हुआ है। इस लोहे को इसमें डाला जाएगा, निकाला जाएगा। इसके ऊपर में कौन सा परत चढ़ जाएगा, जिंक की परत। इसी को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। विद्युत लेपन करके हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम, मतलब कि भाई इस लोहे पर क्रोमियम या निकेल की परत चढ़ाएंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, संक्षारित होने से बच जाएगा। मिश्र धातु बनाएंगे, दो या दो से अधिक धातु या अधातु को आपस में जब मिलाते हैं तो भाई हमारा जो धातु मिलता है उसी को बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाने से फायदा क्या है, जैसे कि उदाहरण के रूप में स्टेनलेस स्टील। आपके घर में जो बर्तन है वो किसका बर्तन है, स्टेनलेस स्टील। दिन भर वो पानी में रहता है, लेकिन क्या वो सड़ता है, नहीं। वो स्टेनलेस स्टील है भाई, वो लोहा उसके अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर भाई लोहे में क्रोमियम की परत, निकेल की परत को मिलाकर चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका जो आयु है बढ़ जाता है, चमक बढ़ जाता है। दिन भर पानी में रहने के बाद वो सड़ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहा, अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और मजेदार टॉपिक है भाई, काफी मजा आता है बच्चों को। विकृत गंधिता बहुत सिंपल है। क्या होता है, बात करते हैं। जब वसायुक्त या तेल खाद्य पदार्थ, जब वसायुक्त या फिर तेल खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं, खुले में रख दिए लंबे समय तक, तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो वो सभी ऑक्सीजन, हमारे वायु में ऑक्सीजन होता है, उनके साथ वो मिल जाते हैं, वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, खाद्य पदार्थ में स्वाद उसका बिगड़ जाता है और उससे दुर्गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मम्मी रात में बहुत मस्त बिरयानी बनाई, अगर गर्मी का मौसम हो तो सुबह, अगर मान के चलो इसको फ्रीजर में नहीं रखे, नॉर्मली ऐसे रख दे, तो सुबह जब उसको सूंघना, ओहो दुर्गंध आ रही है। तो हमारे इस वायुमंडल से क्या होता है भाई सब, ऑक्सीकृत हो जाता है ये, और ऑक्सीकृत होकर के खाना जो है खराब हो जाता है, जिससे उसका स्वाद, टेस्ट और गंध बदल जाता है। इसी को बोलते हैं हमारे प्यारे बच्चे विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता के क्या उदाहरण है, घी या तेल को लंबे समय तक खुला में रखने पर उसमें बदबू आने लगती है। पुराने बिस्कुट या नमकीन का स्वाद खराब हो जाता है। चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ देने पर उसमें दुर्गंध आने लगती है। मूंगफली जो होता है ना, या फिर अन्य तेल पदार्थों का बासी हो जाना, ये सभी विकृत गंधिता के उदाहरण हैं। आइए, विकृत गंधिता होता है कैसे, मतलब ये खराब खाना को कैसे करता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में, जब खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये खराब हो जाता है हमारे प्यारे बच्चे। आपको ये भी मालूम होगा कि वायु में जो होता है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, हाथ में सूक्ष्म जीव होते हैं। कभी कभी मम्मी बोलती है ना, खाना निकालते हो अपने से, मम्मी बोले ढक के रखो बेटा। मम्मी, फिर आप पूछते क्यों, खराब हो जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, पिल्लू पड़ जाएगा ठीक ना, मम्मी बोलती है कि नहीं बोलती है। तो भाई ऐसा क्यों बोलती है,
क्योंकि अगर आप खुली छोड़ दोगे ना तो आपके वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म जीव जाके प्रवेश कर जाएंगे और खाना को ऑक्सीकृत करके, और वो सूक्ष्म जीव और जल्दी खाना को सड़ाने का काम करते हैं, खराब करने का काम करते हैं। और गर्मी, जैसे अगर गर्मी उसको मिला तो और तीव्र गति से खाना खराब होता है। अगर भाई उच्च तापमान मिलेगा तो सूक्ष्म जीव और जल्दी पनपेंगे, विकृत गंधिता बहुत जल्दी होगा। सूर्य का प्रकाश, नमी मिलेगा तो बहुत जल्दी, और देखते हो ना नमी में फंगस होता है ना, खुजली हो जाता है। जीवाणु या एंजाइम की उपस्थिति से भाई खाना बहुत जल्दी खराब होता है। धात्विक पात्र, अगर तांबर लोहा में अगर कोई खाद्य पदार्थ को रखेंगे तो ये तांबर लोहा उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक का मतलब दो लोगों की अगर लड़ाई हो रही है, तीसरा उसमें घी डाल दे तो वो उत्प्रेरक का काम किया। जले में घी छिड़कना, सुने ना सब स्टेटमेंट। तो अगर मान लो तांबा या लोहा इस तरह के पात्र में अगर खाना रखते हैं तो ये सब उत्प्रेरक का कार्य करता है और खाना को और जल्दी खराब करता है। विकृत गंधिता के प्रभाव, क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? भोजन को जो स्वाद होता है ना हमारे प्यारे बच्चे, शुरू में ही बताया था आपको, खराब हो जाता है। ठीक है, भोजन से दुर्गंध आने लगती है, भोजन अस्वास्थ्यकर हो जाता है और सेवन करने पर स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि विकृत गंधिता को रोकने के जो उपाय है, पहला वायुरुद्ध, जिसको बोलते हैं एयर टाइट। मम्मी जब हम लोग राशन लाते हैं ना मार्केट से, तो मम्मी उसको पैकेट में कह सकते हैं उसको वायुरुद्ध एयर टाइट मतलब पूरा पैक करके रखती है। क्यों बंद करके रखती है भाई साहब? जिस प्रकार दिख रहा है पूरा बंद है, पूरा ये वायुरुद्ध एयर टाइट पात्रों में भोजन रखा हुआ है। अब इससे होता क्या है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जल्दी खराब नहीं होगा। नाइट्रोजन गैस भरकर पैकिंग करना, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब दुकान में जाते हैं कभी दुकानदार आपको चिप्स का या लेस का जो पैकेट होता है वो पिचका हुआ देता है। ना लेंगे हम चाचा, ठक रहे हैं आप। क्यों बेटा? है पिचका हुआ मसवाया हुआ लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। क्यों भाई? वो ऑक्सीकृत होकर के वो खाना खराब हो गया, विकृत गंधिता हो चुका है। तो इसलिए करते क्या है कंपनी वाले, लेस के पैकेटों में भाई जब उस लेस डाल रहे होते हैं तो वहां से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता को रोकता है। नाइट्रोजन गैस भरकर पैकिंग करने से चिप्स और पैकेट काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। ठंडे स्थान पर रेफ्रिजरेटर में अगर भोजन को रखेंगे तो खाना और सुरक्षित रहता है। देखो, ऐसा दुनिया में नहीं कह सकते हैं कि कोई चीज खराब नहीं हो सकता, कोई चीज परमानेंट नहीं रह सकता, खराब सब होता है। लेकिन हाँ, ठंडे स्थानों पे सूक्ष्म जीव थोड़ा धीरे धीरे पनपते हैं, ठीक ना। आइए, तो ठंडे स्थान या रेफ्रिजरेटर में भोजन को अगर रखेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। प्रकाश से दूर रखना, विशेषकर सूर्य के प्रकाश से दूर रखना है भाई खाने को। सूर्य के प्रकाश से खाना और तीव्र गति से खराब होता है। एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करेंगे, जैसे BHA और BHT। ये BHA और BHT एक प्रकार का रसायन होता है। बिस्कुट वगैरह को भाई मतलब कह सकते हो विकृत गंधिता खराब होने से बचाने के लिए BHA और BHT जैसे रसायन को मिलाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये विकृत गंधिता को रोकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, विकृत गंधिता को रोकने के लिए आप फ्रिज में खाना रख सकते हो, नाइट्रोजन गैस भर सकते हो, और भाई वायुरुद्ध एयर टाइट पात्रों में भोजन को रख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चे, आज का हमारा ये जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जैक बोर्ड के बच्चों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण एकदम समाप्त होता है। आसान क्लासेस में अरबाज सर आपको बहुत अच्छे से समझाया भाई सर। अगर आपको अच्छा लगा होगा हमारे प्यारे बच्चे, तो आप करें क्या, लाइक, कमेंट, और साथ में किसी भी तरह का कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।